नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर में फूस की कोठी में निर्माणाधीन भवन पर अजमेर विकास प्राधिकरण का बुधवार अल सुबह पीला पंजा चला, जहां एडीए ने निर्माणाधीन मकान पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी से मकान को ध्वस्त कर दिया। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि एडीए ने बिना नोटिस जारी किए हुए मकान पर कार्रवाई करते हुए मकान को ध्वस्त किया है। अजमेर में फूस की कोठी में निर्माणाधीन भवन पर अजमेर विकास प्राधिकरण का बुधवार अल सुबह पीला पंजा चला, जहां एडीए ने निर्माणाधीन मकान पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी से मकान को ध्वस्त कर दिया। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि एडीए ने बिना नोटिस जारी किए हुए मकान पर कार्रवाई करते हुए उसे ध्वस्त किया है। बताया कि ये पूरी जमीन लोढ़ा एस्टेट की है, जहाँ कई सालों से कब्जे के माध्यम से करीब 102 मकान बने हुए हैं। आज एडीए द्वारा ध्वस्त किया गया मकान पूनम सिंह रावत का है, जो करीब 40 साल पुराना है। मकान पुराना होने के कारण उसे तोड़कर पुनः बनवाया जा रहा था। एडीए के अधिकारी बिना किसी सूचना व नोटिस के आए और कार्रवाई करते हुए मकान को ध्वस्त कर दिया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बिना शिकायतकर्ता के एडीए के अधिकारियों ने कार्रवाई को आज अंजाम दिया है। एडीए की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा जाब्ता भी मौजूद रहा। क्षेत्रवासियों ने कहा कि एडीए ऑफिस में शिकायतकर्ता की जानकारी लेने के लिए गए तो कहा कि शिकायतकर्ता का नाम उजागर नहीं किया जाएगा। क्षेत्रवासियों ने कहा इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से वे आगे बात करेंगे। ये ज़मीन है लोढ़ा स्टेट की है और इसको एक्वायर कर रखी है अजमेर विकास प्राधिकरण एडीए द्वारा। यहाँ पर 102 परिवार हैं और सारे कब्जे के हैं, सब कब्जा करके बना, बरसों से रह रहे हैं हम यहाँ। तो आज एडीए की टीम आई और वो कह रहे हैं हम एडीए वाले हैं, तो एडीए की टीम ही रही होगी। पुलिस का जाब्ता भी था, 4-5 पुलिस वाले थे शायद। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास कंप्लेंट है आपकी इस मकान को तोड़ने की, इसको आप कब्जा कर रहे हो। तो इन्होंने बोला भाई हकीकत है कि मकान पुराना था। पहले जो हमने रेणु जयपाल जी के टाइम पे हमने वीडियो इसकी वो कराई थी, तारबंदी एडीए की ज़मीन में, तो उसमें वीडियोग्राफी में है ये मकान। तो उन्होंने लेकिन बिना उसके नोटिस दिए और बिना उसके करे जेसीबी तोड़ के चले गए। वीडियो बनाने लगे यहाँ के जो हम हैं, तो वो भाग गए यहाँ से, मतलब दौड़ के चले गए, बोले वीडियो को बना रहे हो, ये बोला उन्होंने। तो इसके खिलाफ हम ये चाहते हैं कि भाई बिना नोटिस दिए उन्होंने कैसे मकान तोड़ा। और दूसरी बात, कब शिकायत करता कौन है, उसकी शिकायत दिया। शिकायत ज़मीन ऑनर की होती है, दूसरे की मानी नहीं जाएगी। ऑनर या तो लोढ़ा स्टेट वाले हैं, उनकी शिकायत लगे, या कोई यहाँ पर बोले कि भाई मेरी ज़मीन है, उसकी शिकायत लगी। तो हमें शिकायत करता कि ये शिकायत की किसने है, गलत शिकायत, क्योंकि मकान ही पुराना था, नया मकान था नहीं है। उसी को मतलब उसमें पट्टियों में क्रैक वगैरह आ गए थे, तो उसको बनाया जा रहा था। अजमेर के जयपुर रोड स्थित सोफिया गर्ल्स कॉलेज में सोफिएस्टा 2024-25 द एनुअल कल्चरल फेस्ट का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सिस्टर पल ने प्रार्थना के पश्चात इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पर्व सुबह 9 बजे से शुरू होकर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के साथ ही संपन्न हुआ। अजमेर के जयपुर रोड स्थित सोफिया गर्ल्स कॉलेज में सोफिएस्टा 2024-25 द एनुअल कल्चरल फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सिस्टर पल ने प्रार्थना के पश्चात इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रोफेसर सिस्टर पल ने कार्यक्रम की जानकारी साझा करते हुए बताया कि सोफिएस्टा 2024-25 एक तरीके का सोफियंस का पर्व है, जो सुबह 9 बजे से कॉलेज परिसर में आयोजित हुआ, जिसके अंतर्गत 20 से अधिक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें ऑन द स्पॉट पेंटिंग, कोलाज मेकिंग, मेहंदी, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, समूह नृत्य, युगल गायन, मिमिक्री, अनुकरण स्पर्धाएं आयोजित की गई। बताया कि इस प्रतियोगिता में 850 प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिताओं का उद्देश्य छात्राओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करना था। साथ ही कई साहित्य स्पर्धाएं आयोजित की गई, जिसमें स्टोरी राइटिंग, हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसके पश्चात करीब 3:30 बजे पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सभी स्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। करीब 20 प्रतियोगिताओं में 850 छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों ने बताया कि काफी दिनों से वे इस कार्यक्रम की प्रैक्टिस कर रहे थे। आज इस कार्यक्रम में भाग लेकर उन्हें आनंद की अनुभूति हुई। आज सोफिया गर्ल्स कॉलेज में सोफिएस्टा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये सोफियन फेस्ट है। इसमें 20 से ज़्यादा इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे डुएट डांस, ग्रुप डांस, सोलो सिंगिंग, ग्रुप सिंगिंग। इसके अलावा फाइन आर्ट्स इवेंट्स है, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, नेल आर्ट और अन्य कॉम्पिटिशन्स बच्चों के लिए, हिंदी डिबेट, लिटरेरी इवेंट्स भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें कम से कम 850 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हम यहाँ पर ये इसलिए ऑर्गेनाइज़ करते हैं क्योंकि बच्चों में बहुत सारी
प्रतिभाएं हैं और इन प्रतिभाओं में उनको उनके प्रदर्शन करने का एक मौका मिलता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बच्चियां बहुत सुंदर तरीके से तैयार होके आई हैं। तो सुबह 9 बजे से हमने स्टार्ट किया और प्राइज़ गिविंग 3:30 बजे होगा और आज पूरे दिन बच्चों ने अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। अजमेर के जयपुर रोड स्थित केंद्रीय कारागृह में अभिभाषित प्रतीक्षालय का जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी व जेल प्रशासन के सहयोग से जीर्णोद्धार कर उद्घाटन किया गया। अजमेर के जयपुर रोड स्थित केंद्रीय कारागृह में अभिभाषित प्रतीक्षालय का जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी व जेल प्रशासन के सहयोग से जीर्णोद्धार कर उद्घाटन किया गया। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रावत ने बताया कि केंद्रीय कारागृह में अधिवक्ताओं को अपने लिखित कामों व कैदी से विधिक मुलाकात करने के लिए बैठने जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज अभिभाषित प्रतीक्षालय में रंग रोशन व टेबल कुर्सियां लगवाकर जीर्णोद्धार किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं के लिए टेबल कुर्सियों समेत स्वच्छ कमरों की भी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई है, जहां अधिवक्ता आराम से अपनी लिखित काम व कैदी से मुलाकात कर अपने कार्यों में तेजी लाएंगे। जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय कारागृह में पहले से ही अभिभाषित प्रतीक्षालय बना हुआ था, उसमें अब रंगाई पुताई व टेबल कुर्सियां लगवाकर प्रतीक्षालय को व्यवस्थित किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान जिला बार एसोसिएशन के सदस्य सहित जेल सुप्रिंटेंडेंट मौजूद रहे। आज जो हमारे जिला बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के द्वारा और हमारे जो जेल सुप्रिंटेंडेंट महोदय जेलर साहब के द्वारा जो आज हमारे अभिभाषक जो प्रतीक्षालय का जो इसका जीर्णोद्धार कर इसकी जो मरम्मत करवा के कलर करवा के जो अधिवक्ताओं के लिए बैठने के लिए टेबल और कुर्सियों की जो व्यवस्था करवाई है, निश्चित रूप से हमारे जो अधिवक्ताओं को वकालतनामे पे साइन करवाना हो या हमारे जो बंदी है उनसे मुलाकात करनी हो, उसके लिए एक बैठने के लिए रूम हो और साफ़ सुथरा रूम की व्यवस्था की, उसमें जो लिखा पढ़ी करनी पड़ती है, वकालतनामे भरने पड़ते हैं, तो टेबल कुर्सियों की भी व्यवस्था करी है। और निश्चित रूप से बहुत अच्छा हमारे जो अधिवक्ताओं की जो कार्यशैली है उसमें आपको यहाँ आना जाना लगातार रहता है। इसके लिए आज हम सब लोगों ने इस जो अभिभाषक प्रतीक्षालय का कक्ष का अजमेर के तानाजी नगर में पीने के पानी की समस्या से चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। क्षेत्रवासियों में पानी की समस्या को लेकर रोष है। लोगों का कहना है कि तानाजी नगर में करीब 19 गलियां हैं और 15 से 20 दिन हो गए हैं लोगों के घरों में पानी का अभाव है, जिससे आमजन बेहद परेशान है। समस्या से परेशान क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की। अजमेर के तानाजी नगर में पीने की पानी की समस्या से चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। क्षेत्रवासियों में पानी की समस्या को लेकर रोष है। लोगों का कहना है कि तानाजी नगर में करीब 19 गलियां हैं, 15 से 20 दिन हो गए हैं लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है, जिससे आमजन बेहद परेशान है। समस्या से परेशान क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की। क्षेत्रवासियों ने पानी की विभिन्न समस्याओं का कारण क्षेत्र में बिछ रही गैस की पाइपलाइन की मशीनों द्वारा पानी की पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करना बताया। क्षेत्रवासियों ने कहा कि क्षेत्र में पिछले दिनों से गैस की पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, जिसके तहत भारी भरकम मशीनों से गैस लाइन बिछाई जा रही है। इन मशीनों के कारण क्षेत्र में पहले से बिछी पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे करीब 15 से 20 दिनों से क्षेत्र में पानी का अभाव है। पूर्व में पार्षद व क्षेत्र की विधायिका को भी इस समस्या से अवगत करवाया गया था। समझाइश करने के बावजूद भी ठेकेदार मर्जी के मालिक बने रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने कहा कि इस संबंध में संपर्क पोर्टल व मुख्यमंत्री पोर्टल में भी समस्याओं की शिकायत डाल दी गई है, परंतु आज दिन तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। लोगों का कहना है कि सुबह पानी आता है तो पानी की पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से घरों तक ही नहीं पहुँच पाता और लीकेज के कारण क्षेत्र में जलभराव जैसी समस्या भी उत्पन्न हो रही है। ये है वार्ड 45, 1 से लेकर 19 गलियां हैं इसमें, और इसमें यह आलम हो गया कि 15 दिन से पानी नहीं आ रहा, पानी की सप्लाई नहीं आ रही है, पब्लिक परेशान हो रही है। बेसिक नीड है पानी की। क्या कारण है कि पानी ये गैस की जो पाइपलाइन डल रही है, इनकी जो मशीन आई है वो अंदर से होल कर रही है और पाइपलाइनों को तोड़ती जा रही है और दुरुस्त कर नहीं रही है। एक गली को खोदते हैं, दूसरी गली वापस दूसरी खोद देते हैं, उसको पूरा रिपेयर करते नहीं और दूसरी तीसरी गली वापस खोद देते हैं। तो ये आलम हो गया कि सारी गलियाँ खुद ही पड़ी है। आप देख लीजिए, बोले 1 से लेकर 19-20 गलियाँ हैं जो सारी खुद ही पड़ी हुई है। ये आलम कर दिया इन्होंने। कहीं शिकायत अगर कराएगा पार्षद को या पार्षद जी को भी कहा, पार्षद जी सुन भी रहे हैं, वो आ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं इनसे और इनको समझाइश भी कर रहे हैं। बोले पूरा एक काम कर लो पहले, उसके बाद में आगे बढ़ो, मगर उनकी भी नहीं सुनते हैं। तो इनके मर्जी के मालिक बन गए अभी तक। आज कितने लोगों दिन को घरों से निकलना मुश्किल कर दिया इन्होंने। 15 दिन करीब हो गए, 15-20 दिन हो गए।
जो हालत ख़राब कर रखी है इन्होंने तानी नगर की पूरी। पोर्टल पे भी हमने शिकायत डाल दी है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी, और एक आदमी ने नहीं, 2-2 3-3 आदमियों ने पोर्टल पे शिकायत डाली है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे यहाँ है ना 10-12 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा है, और है ना ये गैस पाइपलाइनों वालों ने सब जगह इकट्ठा कर दिए हैं, और गैस पाइपलाइन भी टूटी है, क्या है सीवरेज भी टूटा हुआ है, कोई पता नहीं चल रहा है। फिर हम लोग है ना पार्षद के पास गए, उसके बाद है ना हम लोग है ना अनीता बघेल के पास गए, फिर उन्होंने है ना ये काम रुकवा के और ये पानी का कर रहा है, लेकिन पानी का कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से क्या टूटा है क्या नहीं टूटा है। नहीं, वहाँ से अनीता बघेल ने है ना जो मैंने 181 पे पोर्टल राजस्थान संपर्क पे भी शिकायत दर्ज कराई कल। आलम यह है कि मेरे घर के सामने गड्ढा खुदा हुआ है, गड्ढा खोद लिया लेकिन पाइपलाइन एक भी नहीं दिखती है। लेकिन जो इन्होंने बोरिंग की है तो वहाँ से जो बोरिंग जो पाइप जो बड़ी जोर की डाला है तो वहाँ से कोई लाइन टूटी है। वो बोरिंग के जो होल है उसके साथ साथ पानी हर ऑल्टरनेट डे में जो सुबह की सप्लाई आती है, जिसके कारण पब्लिक परेशान है। उनको पानी तो वहाँ लीकेज हो जाता है, तो पानी घरों में जाएगा कहाँ से। समस्या यह है कि उनको लीकेज का पता नहीं पड़ रहा। 2-3 बार बुला लिया, पार्षद जी को बुला लिया, इनके जो ठेकेदार है, इनका जो सुपरवाइजर है उनको बता दिया, लेकिन आलम यह है कि वैसा का वैसा ही। आज फिर सुबह की सप्लाई आई है तो पानी वही निकला, परसों आएगी तो भी निकलेगा, घरों में पानी मिलेगा नहीं। और पानी की तरह वैसे बचेगी। टैंकर पहुँचाना कोई मतलब समस्या का हल नहीं है। कितने दिन से परेशानी आ रही है? 15-20 दिन हो गए हमारे को, जब से ये सीवरेज का काम चालू है। इससे काम या रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For visiting black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर, और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358। अजमेर के रीट कार्यालय में संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत आगामी रीट व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चाएं की गई। अजमेर के रीट कार्यालय ऑफिस में संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत आगामी रीट व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चाएं की गई। संभागीय आयुक्त शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान के सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी व शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगामी परीक्षाओं के विषयों पर मंथन किया गया। बताया कि आगामी 2 माह में राज्य में 2 सबसे बड़ी परीक्षाओं का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पहली परीक्षा रीट
जो 27 व 28 फरवरी को आयोजित होगी, जिसमें लाखों अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जो दूसरी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित करवाई जाने वाली 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा मार्च व अप्रैल माह में होगी। उनके मेंटेनेंस व कार्यप्रणाली को लेकर बातचीत की गई। बताया कि इस मीटिंग में मुख्यतः 3 तथ्यों को लेकर चर्चाएं की गई, जिसमें पहली परीक्षा की पवित्रता व गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए 0% एरर की कार्यप्रणाली को अपनाया जाए, ताकि किसी प्रकार का किसी को भी कोई समझौता न करना पड़े। कहा, इस बार परीक्षाओं में बायोमेट्रिक व फेस रिकॉग्नाइजिंग के माध्यम से परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, जिससे सुरक्षित तरीके से परीक्षा आयोजित हो पाए। दूसरे परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चाएं की गई, जिसके तहत परीक्षा केंद्रों पर स्टाफ प्री प्लानिंग कर जिला परीक्षा संचालन समिति का जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठन करे, जिससे परीक्षार्थियों को किसी भी तरीके से परीक्षा केंद्रों पर परेशानी का सामना न उठाना पड़े। तीसरी, परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी वीडियोग्राफी के माध्यम से परीक्षा स्थलों व परीक्षार्थियों का निरीक्षण किया जाएगा, जिससे कि व्यवस्थाएं बनी रहे। परीक्षा में AI टेक्नोलॉजी से फेस रिकॉग्नाइजिंग की जाएगी, जिससे परीक्षाओं में होने वाली धांधलियों की प्रतिशतता को कम किया जा सके। यहाँ आज हमने पूरे राजस्थान के सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को बुला करके उनसे हमने चर्चा की है। आने वाले 2 माह में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2 बड़ी परीक्षाएं आयोजित करवाने जा रहा है, जिसमें पहली परीक्षा रीट की होगी, जो पात्रता परीक्षा होगी, जिसमें 27 और 28 फरवरी को सभी परीक्षार्थी भाग लेंगे। और उसके बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मार्च और अप्रैल में 10वीं और 12वीं की बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। हमने इनसे 3 बातों के ऊपर फोकस करने को कहा है कि पहली बात तो जो परीक्षा की पवित्रता है, सैंक्टिटी है और गोपनीयता है, वो 0% एरर के ऊपर हम काम करेंगे, किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ उसके ऊपर नहीं होगा। इस बार विशेष रूप से हम बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन टेक्निक के माध्यम से भी ये प्रयास कर रहे हैं कि परीक्षा में पूर्णतः सुरक्षित तरीके से हम उस परीक्षा को करवा पाएँ। दूसरा, जो परीक्षा केंद्रों के ऊपर व्यवस्था है परीक्षार्थियों के लिए, वो आराम से सुगमता से परीक्षा वहाँ दे पाएँ। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ वहाँ उनके लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं की जाए, जिससे कि किसी भी परीक्षा केंद्र के ऊपर परीक्षार्थी को दिक्कत नहीं हो। जो हमारा स्टाफ है वो पहले से प्लानिंग करके जिला परीक्षा संचालन समिति का जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हमने गठन किया है, वो इस पूरी परीक्षा को अंजाम देंगे। बिल्कुल हम पूरे परीक्षा की जो है वो CCTV और वीडियोग्राफी के माध्यम से करेंगे और AI बेस्ड टेक्नोलॉजी से हम पुष्कर में माल्यान नवयुवक मंडल द्वारा आगामी महाशिवरात्रि महोत्सव के कार्यक्रम को लेकर माल्यान मंदिर में महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया गया। सोमवार को पोस्टर विमोचन के साथ ही महोत्सव की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा कर पदाधिकारियों से सुझाव लिए गए। पुष्कर में माल्यान नवयुवक मंडल पुष्कर द्वारा आगामी महाशिवरात्रि महोत्सव कार्यक्रम को लेकर माल्यान मंदिर में महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया गया। मंडल के अध्यक्ष ताराचंद भाटी ने बताया कि महाशिवरात्रि का 2 दिवसीय पर्व इस वर्ष भी माल्यान नवयुवक मंडल द्वारा पुष्कर में 26 से 27 फरवरी को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा, जिसमें प्रथम दिन माल्यान मंदिर में झंडारोहण व भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा तथा दूसरे दिन भगवान नर्मदेश्वर महादेव का मनमोहक श्रृंगार समेत विभिन्न झांकियों के साथ नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तत्पश्चात प्रतिभा सम्मान एवं अतिथियों का सम्मान समारोह पूर्व में किया जाएगा। बताया कि सोमवार को पोस्टर विमोचन के साथ महोत्सव की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा कर पदाधिकारियों से सुझाव लिए गए। इस मौके पर मंडल के सलाहकार सूरज दग्दी, सीताराम सतरावला समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। नवयुग मंडल पुष्कर के अध्यक्ष श्री ताराचंद जी भाटी की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें महाशिवरात्रि पर्व को लेकर चर्चा की गई है, जिसका पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम आज किया गया, जिसमें नवयुग मंडल के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए एवं आगामी महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर तैयारियां की गई और सवारी जो है महादेव की वो बड़ी धूमधाम से निकालने का कार्यक्रम रखा है। रोटरी क्लब नसीराबाद तथा IDBI बैंक के संयुक्त तत्वावधान में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत एक शिविर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नसीराबाद में आयोजित किया गया। शिविर के दौरान बालिका विद्यालय की छात्राओं के हीमोग्लोबिन की जांच की गई और दवाइयां भी निःशुल्क वितरित की गई। रोटरी क्लब नसीराबाद तथा IDBI बैंक के संयुक्त तत्वावधान में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत एक शिविर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नसीराबाद में आयोजित किया गया। शिविर के दौरान बालिका विद्यालय की छात्राओं के हीमोग्लोबिन की जांच की और दवाइयां भी निःशुल्क वितरित की गई। इस कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्य सूरज देवी चौहान तथा पूरे शाला परिवार सहित राजकीय सामान्य चिकित्सालय नसीराबाद का भी पूर्ण सहयोग रहा।
इस कार्यक्रम के दौरान रोटरी क्लब के अध्यक्ष मुकेश मित्तल, प्रोजेक्ट चेयरमैन विजय मेहरा, नीतीश जैन, चंद्रशेखर गढ़वाल, जय किशन सहित कई सदस्य मौजूद रहे। रोटरी क्लब नसीराबाद के अध्यक्ष मुकेश मित्तल तथा प्रोजेक्ट चेयरमैन विजय मेहरा ने शिविर को सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत आज एक शिविर का आयोजन रोटरी क्लब नसीराबाद एवं IDBI बैंक के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नसीराबाद में किया जा रहा है, जिसमें पूरे शाला परिवार का एवं प्रिंसिपल मैम का हमें भरपूर सहयोग मिला और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे शाला परिवार को, प्रिंसिपल मैम को और हमारे राजकीय सामान्य चिकित्सालय के प्रभारी कपूर साहब को, जिन्होंने हमें स्टाफ की सुविधा मुहैया कराई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय ज्योतिष एवं हस्तरेखा अनुसंधान परिषद अजमेर की ओर से 9 फरवरी को ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में आज अजमेर क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। सम्मेलन में अजमेर वासियों को ज्योतिष एवं हस्तरेखा के साथ ही उनकी विभिन्न समस्याओं का निःशुल्क समाधान मिलेगा। हर क्षेत्र के पारंगत ज्योतिषी अपनी विद्या का परिचय देते हुए क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। भारतीय ज्योतिष एवं हस्तरेखा अनुसंधान परिषद अजमेर की ओर से ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में आज अजमेर क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। भारतीय ज्योतिष एवं हस्तरेखा अनुसंधान परिषद अजमेर की अध्यक्ष रंजना शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय ज्योतिष एवं हस्तरेखा अनुसंधान परिषद अजमेर के संस्थापक पंडित लक्ष्मी नारायण शास्त्री एवं पुत्री रेना शर्मा की स्मृति में ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन 9 फरवरी को अजमेर के सूचना केंद्र में होने वाला है। ज्योतिष सम्मेलन में अजमेर वासियों को ज्योतिष एवं हस्तरेखा के साथ ही उनकी समस्याओं का निःशुल्क समाधान मिलेगा। हर क्षेत्र के पारंगत ज्योतिषी अपनी विद्या का परिचय देते हुए क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने बताया कि हमें विरासत में ज्योतिषी का ज्ञान प्राप्त हुआ है। उसी संबंध में आज प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी साझा की गई। बताया कि सम्मेलन के तहत 9 फरवरी को सुबह 9 बजे शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश से आने वाले करीब 25 ज्योतिषी एवं पंडित सम्मिलित होंगे। शोभा यात्रा के बाद सम्मान समारोह का आयोजन होगा, जिसमें सभी अतिथियों का सम्मान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सालासर के महंत मोतीराम शिरकत करेंगे तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर ब्राह्मण समाज के बलराम शिरकत करेंगे। भारतीय ज्योतिष एवं हस्तरेखा अनुसंधान परिषद की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्ष मैं डॉक्टर रंजना शर्मा, और सूचना केंद्र में 9 फरवरी को इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये हमारे पिताजी संस्थापक थे पंडित लक्ष्मी नारायण जी शास्त्री, उनकी स्मृति में, और मेरी बेटी रैना शर्मा, उनकी स्मृति में ये सम्मेलन किया जा रहा है। और ज्योतिष से हमारी विरासत में हमें ज्योतिष मिली है, उसी संदर्भ में हम ये ज्योतिष सम्मेलन कर रहे हैं। 9 फरवरी को सुबह 9 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 9 से 10 बजे तक शोभा यात्रा होगी। जितने भी ज्योतिषी आ रहे हैं बाहर से और अजमेर से कम 35 ज्योतिषी आ रहे हैं, और उनका सम्मान शोभा यात्रा से किया जाएगा। उसके बाद उनका परिचय और अजमेर का निःशुल्क अजमेर शहर के लोग या बाहर से भी लोग आएंगे, जो अपने समस्या का समाधान करेंगे कुंडली द्वारा या हस्तरेखा द्वारा, या हर फील्ड में हमारे ज्योतिषी आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, तो वो लोग अलग अलग अपने बारे में उनको बताएंगे। हस्तरेखा के हमारा आयोजन जगह जगह होता है, जैसे विदेशों में भी होता है, दिल्ली की संस्था थी उसमें भी, उसके द्वारा कई सम्मेलन हुए हैं। और जैसे हमने दुबई में हमारा सम्मेलन हुआ था, बैंकॉक में हुआ था, मलेशिया में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। इस तरह मतलब बाहर भी विदेशों में भी मतलब हमारी संस्थाएं जो है वो जाती हैं, और उनके द्वारा मतलब सबके विचार विमर्श होते हैं, और जगह जगह से आते हैं लोग, पूरे देश के लोग आते हैं और अपने अपने विषय के बारे में एक। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।